हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह जो है आपका क्लास 10th का मॉडल पेपर का जो है सेकेंड क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में जो है आपके 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका जो है आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यहाँ पर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच जो है कितने आबंध होते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जो लिखना यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए कितने आबंध होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन जो परमाणु होता है उसमें जो है कितना बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है वह हमेशा अणु के रूप में रहता है, अर्थात मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। और नाइट्रोजन का जो आपका सिंपल जो गैस के जो रूप में रहता है वह N2 के रूप में रहता है। और नाइट्रोजन में जो है वह त्रिबंध पाए जाते हैं, यानी त्रिआबंध पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, त्रिआबंध, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर, और वह है कि एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि एल्कीन जो होता है उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है आपका CnH2n+2 होता है एल्केन का। और आपसे पूछा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है आपका एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n-2। यहाँ पर ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+2। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n, और आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर, और वह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है आवर्त अर्थात पंक्ति या कतारों की जो संख्या है वो कितनी है। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो कतार अर्थात पंक्ति की जो संख्या है वह 7 है। कितना है, 7। यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या समूहों की संख्या या ग्रुप की संख्या जो है कितनी है, तो वह है 18। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या वो है 7 और वर्गों की संख्या जो है वह 18 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर, और वह पूछा गया है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप है उसमें ऊपर से जब नीचे की तरफ आया जाता है तो उसमें जो होता है परमाणु के आकार में जो होता है क्या परिवर्तन होता है, अर्थात क्या चेंजिंग होता है। परमाणु का साइज जो होता है बढ़ता है, अर्थात आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कम होता है, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका समूह में ऊपर से जब नीचे आया जाता है तो परमाणु का आकार जो होता है वह बढ़ता है। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है परमाणु का साइज जो है बढ़ता है, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर, और वह पूछा गया है कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन ऐसा अधातु है आपका जो कि कमरे के तापक्रम पर या आपके तरल अवस्था में अर्थात लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो हमेशा जो होता है वो द्रव अवस्था में अर्थात लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रोमीन, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो होता है आपका मरकरी या पारा, और उसका संकेत जो होता है Hg होता है, उसे भी याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए
कि कौन अधातु जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका ब्रोमीन, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर या द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है आपका मरकरी या पारा। उसका संकेत जो होता है वो होता है Hg, यानी सिंबल Hg होता है, और परमाणु संख्या आपका होता है उसका 80। ये भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर, और वह पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि कार्बन जो है उसका परमाणु संख्या जो है कितना होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। और यदि आप क्लास 10th में अपना जो है स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जो है 1 से लेकर 30 तक जितना भी आपका एलिमेंट है उसका जो है संकेत, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो होता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, और ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी जो है आपको याद होना चाहिए। आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक जितना भी आपका एलिमेंट है उसका जो है आपका नाम, संकेत और उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन जो होता है उसका परमाणु संख्या जो होता है आपका 6 होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर, और वह पूछा गया है कि पीबी, यहाँ पीबी लिखा गया है। पीबी का मतलब होता है लेड अर्थात शीशा होता है, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट में एस लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है। उसमें जो है ये रिएक्शन कर रहा है आपके CuCl2। CuCl2 को हम लोग बोलते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, और ये जो होता है जलीय विलयन होता है, और जलीय विलयन में आपका रासायनिक अपक्रिया में जो है उससे दर्शाया जाता है AQ से। AQ जहां भी लिखा रहेगा तो आप समझिएगा वो जलीय विलयन है। ये जब दोनों रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है यहाँ पर PbCl2 अर्थात लेड क्लोराइड। PbCl2 को बोला जाता है, और कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। तो याद रखिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा हम लोग विस्थापित करते हैं, अर्थात विस्थापित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन रासायनिक अपक्रिया, या सिंगल अप विस्थापन अपक्रिया भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इंग्लिश में। तो ये पूछा गया है कि पीबी जो है CuCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो किस प्रकार की अपक्रिया का, तो ये होगा आपका विस्थापन अपक्रिया, और ऑप्शन ए में दिया गया है, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर, और वह है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि लोहा जो होता है उस पर जब जिंक की परत जब चढ़ा दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो लोहा को जो है जिंक से लेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं गैल्विकरण, और ऑप्शन बी में दिया गया है गैल्विकरण, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 48 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि जास्ता यानी जिंक जो है जास्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। ये मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, और ये भोजन को पचाने में जो होता है सहायक होता है। और ये कह रहा है कि जास्ता जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी अपक्रिया कर रहा है, तो कौन सा गैस मुक्त होगा। तो सिंपल सा जो बात है, आप याद रखिएगा, कोई भी धातु रहेगा जब किसी भी अम्ल के साथ वो अपक्रिया करता है तो वो हमेशा जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है हाइड्रोजन H2, और इसी का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन गैस। इसका रिएक्शन भी आप कराकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए Zn का मतलब होता है जिंक या जास्ता, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है NaCl के साथ, तो ये आपका बनाता है ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस H2। जितना भी गैस रहता है वो हमेशा जो होता है अणु के रूप में रहता है, अर्थात मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। तो देखिए आपका क्या बन गया यहाँ पर ZnCl2 प्लस में H2 जो है गैस यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपका बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यही आपसे पूछा गया है कि जब जास्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। और रासायनिक अपक्रिया में गैस को दर्शाने के लिए तीर को जो होता है ऊपर की ओर हम लोग दिखाते हैं, तो कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। इसे आप संतुलित भी कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लगाकर। ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन, जिंक 1 है, तो वहां पर जिंक जो है 1 है। ये क्या है, संतुलित है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर, और वह है कि निम्नलिखित में कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है। 4 ये जो धातु दिया गया है इसमें बताना है कि कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अर्थात कौन जो है सबसे अधिक तेजी से जो है वह रिएक्शन करेगा। तो आप जब सक्रियता श्रेणी पढ़े हुएगा तो उसमें जो होता है सबसे अधिक जो होता है आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। लेकिन ये 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको बताना है कौन जो है सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे ऊपर होता है आपका कॉपर होता है, उसके बाद होता है
आपका एसजी होता है, उसके बाद होता है एजी, उसके बाद आपका होता है एयू। देखिए सक्रियता श्रेणी जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो होता है सबसे ऊपर जो धातु होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन ये चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे ऊपर कौन सा धातु है, तो इसमें सीयू है। सीयू का मतलब होता है कॉपर, और ये क्या हो जाएगा, सीयू जो होगा आपका क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, और आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 50 नंबर, और वह पूछा गया है कि 50 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और वह पूछा गया है इनमें कौन जो है आधातु है। चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको बताना है कौन जो है आधातु है। ऑप्शन ए में दिया गया एफी, और एफी का मतलब होता है लोहा, और लोहा जो होता है आपका धातु होता है। ऑप्शन बी में दिया गया सी, और सी का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन जो होता है आपका आधातु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी सी जो है क्या होगा आपका, ये क्या होगा, आधातु होगा। कार्बन जो होता है आधातु होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है एल, एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है आपका धातु होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है एयू, और एयू का मतलब होता है आपका सोना यानी गोल्ड होता है, और वो भी क्या होता है, धातु होता है। आधातु होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कार्बन जो होगा क्या होगा, आधातु होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 51 नंबर, और वह पूछा गया है कि कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 20 होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 52 नंबर, हुआ है कि सिलिका क्या है। आपको बताना है कि सिलिका जो है क्या है। तो देखिए सिलिका जो है किसी भी एलिमेंट का नाम नहीं है, तो ये क्या होगा, ना धातु होगा, ना धातु होगा, ना उपधातु, कोई नहीं होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 53 नंबर, और वह पूछा गया है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, या बंधन होते हैं, या बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है N2 के रूप में रहता है, इसमें जो है 3 आबंध जो है सहसंयोजक आबंध होते हैं। देखिए कितना है यहाँ पर 3 आबंध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 3 होता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 54 नंबर, और वह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि संगमरमर जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। यदि आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो यही होता है CaCO3, या आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो वो भी होता है CaCO3। तो यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया तो ये होगा आपका ऑप्शन ए CaCO3। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 55 नंबर की, कौन सा एंजाइम जो है एम्लेस्कृत वसा का पाचन करता है। तो याद रखिएगा जो आपका एंजाइम एम्लेस्कृत वसा का जो पाचन करता है उसका नाम है लाइपेज, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 56 नंबर, और वह है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में जो होता है लाल रक्त कणिका जो होता है वो लाल कौन बनाता है, अर्थात वो लाल किसके कारण दिखता है। तो याद रखिएगा वो आयरन के यौगिक अर्थात आयरन के कंपाउंड के कारण जो होता है वह लाल दिखता है, या आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि लोहा के यौगिक के कारण जो होता है वह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी में दिया गया है लोहा के यौगिक, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 57 नंबर, और वह है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया ये हार्मोन है, और इसमें जो बताना है कि किसका उपयोग जो होता है फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जिसका उपयोग जो है फल पकाने में किया जाता है, और ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 58 नंबर, और वह है 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं वह कहलाता है। आपको बताना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु जो होते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो जो होता है क्या कहलाता है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु अपने संतान में वृद्धि करते हैं या अपने जैसे संतान को जो है पैदा करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जनन, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, और वह है कि सामान्य प्रकोष्ठनल रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है। आपको बताना है कि सामान्य प्रकोष्ठनल जो रक्तदाब होता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। याद रखिएगा वो होता है 120 mm होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 60 नंबर, और वो है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। आपको बताना है कि पेड़ पौधे की जो पत्ती होते हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें जो है भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है। तो फ्लोएम जो है उसके द्वारा जो है पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें जो है भोजन फ्लोएम द्वारा भेजता है, और ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे की पत्तियों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो जाइलम जो होता है पेड़ पौधे में जो है जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजता है तो फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट।
आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 61 नंबर और हुआ है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा जो है कायिक प्रबंधन को जो है प्रदर्शित करता है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको बताना है ये कौन ऐसा पौधा है जिसमें जो है कलम द्वारा जो है कायिक प्रबंधन होता है। तो गुलाब एक ऐसा आपका पौधा है जिसमें जो होता है आपका कायिक जो होता है कायिक प्रबंधन द्वारा जो होता है वो क्रिया होता है। और ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 62 नंबर और हुआ है कि कालाजार बीमारी किसके रोग जनक के कारण होता है। आपको बताना है कि कालाजार बीमारी है वो किस रोग जनक के कारण होता है। तो याद रखिएगा लेशमानिया बीमारी एक ऐसा है जिसके द्वारा जो होता है आपका कालाजार बीमारी जो होता है और ऑप्शन बी में दिया गया है लेशमानिया और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 63 नंबर और वह पूछा गया है कि इनमें कौन जो है या निम्न में कौन जो है द्विलिंगी पुष्प है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन जो है आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखिएगा आपका गुलाब जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प का क्या होता है उदाहरण होता है एग्जाम्पल होता है और ऑप्शन ए में दिया गया ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 64 नंबर और वह पूछा गया है कि मानव में ग्रहणी स्थित होता है। आपको बताना है कि मानव में जो होता है ग्रहणी घड़ी जो होता है आपको बताना है कि मानव में जो है ग्रहघारी जो स्थित होता है वह कहाँ पे स्थित होता है आपके आंख में या नाक में या कान में या इनमें से सभी। तो जो होता है आपका मानव में जो है ग्रहघारी जो स्थित होता है वह सभी में स्थित होता है। तीन जो ऑप्शन दिया गया है नाक दिया गया आपका आंख दिया गया और कान दिया गया इसमें तीनों में जो होता है स्थित होता है और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट अर्थात ऑल ऑफ दिस जो है क्या है आपका करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 65 नंबर वह है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो है नियंत्रित होती है। आपको बताना है कि हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वह किसके द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो वह जो नियंत्रित होता है उसका नाम है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 66 नंबर और वह पूछा गया है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है सतराइत होता है। आपको बताना है कि जीव जंतु जो है उसमें वृद्धि हार्मोन जो होता है कहाँ से सतराइत होता है। तो याद रखिएगा जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन जो सतराइत होता है अर्थात निकलता है उसका ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 67 नंबर और वह है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो मेडल ने जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था और ऑप्शन ए में दिया गया है मेडल और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि मेडल ने अपना पहला प्रयोग किस पौधे पर किया था तो मटर के पौधे पर किया था। ये भी याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडल ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम किस पौधे पर किया था तो मटर के यानी मटर के पौधे पर। इसे याद रखिएगा मटर के पौधे पर जो है वो अपना पहला प्रयोग किया था। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 68 नंबर वह है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। आपको बताना है कि जो स्त्री होती है उनमें क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र जो होता है XX होता है और ऑप्शन बी में दिएगा और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है तो XY होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 69 नंबर और वह पूछा गया है कि 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है जैव निमीकरणीय कचरा है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि कौन जो है जैव निमीकरणीय जो है कचरा है। तो टिश्यू पेपर जो होता है जैव निमीकरणीय कचरा होता है और ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 70 नंबर और वह है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्म जनक में जो है क्या बनता है। आपको बताना है कि निषेचन की जब क्रिया होता है उसके पश्चात अर्थात उसके बाद जो होता है क्या होता है तो वो होता है भ्रूण और ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 71 नंबर और वह है कि अवशेषी अंग का उदाहरण। आपको बताना है कि तीन जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कौन जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा आपका कार्य पल्लव की पेशियां जो होती है वो अवशेषी अंग का उदाहरण है। आपका पुच्छ केसरूकाएं जो होती है वो आपका क्या होता है वो आपका अवशेषी अंग का उदाहरण होता है और निषेचक पटल जो होता है आपका वो भी क्या होता है आपका अवशेषी अंग का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है क्या अवशेषी अंग का उदाहरण है तो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट यानी आपका ऑप्शन डी जो दिया गया इनमें से सभी यही होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 72 नंबर और वह पूछा गया है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। आपको बताना है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उनमें जो है आहार श्रृंखला जो बनता है
उसमें जो है कौन सा पोषी स्तर का जो है निर्माण होता है। तो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनके द्वारा पोषी स्तर का जो निर्माण होता है वो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 73 नंबर, और वह पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती है वो हरी दिखाई देती है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी Mg पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण जो होता है पेड़ पौधे की पत्ती जो है हरी दिखाई देती है। यही पूछा गया कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, और आपका ऑप्शन ए में दिया गया क्लोरोफिल में, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर, और वह पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आपको बताना है कि मनुष्य में जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है रक्त ब्लड, ऑप्शन बी में दिया गया है संवेद ग्रंथि, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है वृकक, और वृकक जो है मनुष्य का जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है, और ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 75 नंबर, और वह पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। ये चार जो ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है ये कौन ऐसा जीव है जिसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो काकरोच में जो होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 76 नंबर, और वह पूछा गया है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह, और आपका ऑप्शन बी में दिया गया, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो होता है वह घेगा होता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 77 नंबर, और वह है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्राथमिक ऊतक के कारण होता है। तो उस ऊतक का नाम है एंडोडर्म, यानी एंडोडर्म जो द्वारा जो होता है आपका प्राथमिक ऊतक जो है निर्माण होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है एंडोडर्म, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 78 नंबर, और वह पूछा गया है कि मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्य का जो वृकक होता है वह जो है एक भाग है, और वो किससे संबंधित होता है। तो याद रखिएगा वो उत्सर्जन से जो है संबंधित है, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया उत्सर्जन से, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 79 नंबर, और वह पूछा गया है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। आपको बताना है कि दही जो जमता है उसमें जो होता है कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में जो है किण्वन जो है प्रक्रिया होती है, और ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर मानव मादा में निषेचन होता है। आपको बताना है कि मानव मादा में जो है निषेचन कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा मानव मादा में जो है निषेचन होता है वो फिलोपी नलिका में होता है, और देखिए आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है फिलोपी नलिका में, और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल जो है वह 40 नंबर से लेकर 80 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका हम लोग अब जो आंसर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की वीडियो लेक्चर में आपका मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से जाकर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, और वहां पे जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जितना भी क्लास कराया जाता है उसका PDF नोट्स वहां पर डाल दिया जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।